नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है मेरा और ये सुर्खियां कार्यक्रम है जिसमें हम दिन भर की खबरों को समेटकर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पहली सुर्खी उत्तराखंड के जोशीमठ त्रासदी से जुड़ी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने मामले की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। दर्शक जानते हैं जोशीमठ के कई इलाके धंस रहे हैं। रोज नए परिवारों को राहत कैंप में शिफ्ट किया जा रहा है। ये संख्या 68 से बढ़कर 81 हो गई है। जो अब भी प्रभावित घरों में हैं उनसे घर छोड़ने की अपील भी की जा रही है। इस संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। 9 जनवरी को कोर्ट ने कहा था कि आज 10 तारीख को जिक्र किया जाए, तब आगे बात होगी। इसलिए आज जोशीमठ के स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के वकील परमेश्वर नाथ ने इस मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच के सामने मेंशन किया। वकील ने तत्काल सुनवाई की मांग की, जिससे इनकार करते हुए CJI ने कहा, हर मसले को कोर्ट में लाने की जरूरत नहीं है। इसे देखने के लिए लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित संस्थाएं हैं, वे अपने नियंत्रण में आने वाली चीज़ों से निपट सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि न्यायालय जोशीमठ पर सुनवाई करने वाला नहीं है। सुनवाई होगी और CJI ने अगली तारीख 16 जनवरी की दी है। ये तो बात हुई सुप्रीम कोर्ट की। केंद्र ने अपनी ओर से निगरानी और बढ़ा दी। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज घोषणा की कि धरती की छोटी से छोटी हलचल को मापने के लिए जोशीमठ में 11 जनवरी तक माइक्रो सिस्मिक ऑब्जर्वेशन सेंटर लगाए जाएंगे। आप जानते हैं जोशीमठ में क्या चल रहा है। हमने पिछले शोज में आपको विस्तार से बताया कि वहां 610 मकानों को असुरक्षित घोषित कर उन पर लाल निशान भी लगा दिए गए थे। आज ये संख्या बढ़कर 678 हो गई। धीमे धीमे ये सारे घर गिराए जाएंगे। शुरुआत जोशीमठ के होटल माउंट व्यू और मलारी इन से हो चुकी है। इन होटल के मालिकों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। फिलहाल सरकार ने इसे लेकर स्थिति साफ नहीं की है। होटल मालिक अचानक हुई इस कार्रवाई से हतप्रभ भी हैं। उनका कहना है कि वो होटल ढहाए जाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्हें अखबार से पता चला कि उनकी संपत्ति ढहाई जाएगी। कोई पूर्व सूचना नहीं मिली। वहीं उत्तराखंड सरकार का कहना है कि ये दोनों होटल भारी संरचनाएं हैं, इनके नीचे अन्य निर्माण भी हैं, इसलिए इन होटलों को सुरक्षित रूप से गिराया जाना जरूरी है। सूबे के मुख्य सचिव SS संधू ने कहा कि एक एक मिनट कीमती है, तो प्रशासन तेजी से काम करना चाहता है। इसलिए जब होटलों की बिजली काटी गई तब 500 और घरों की सप्लाई भी प्रभावित हो गई। ये एक साइड इफेक्ट है इसका। फिलहाल जोशीमठ में प्रशासन की कार्रवाई का जबरदस्त विरोध भी हो रहा है। सुनिए प्रदर्शनकारी क्या कह रहे हैं। जो बात उन्होंने कही उसमें हम सहमत नहीं है, इसलिए मैं अपने होटल नहीं तोड़ने दे रही। बस मैं मर जाऊंगी यही, बस वही बात है। क्या बात कही उन्होंने कुछ खाली ऐसी नहीं दिया जो हमको चाहिए। जितना हमारा नुकसान हो रखा वो उसकी भरपाई नहीं कर रहे। वो सहमत नहीं है उतने देने में। अब मैं वो सहमत नहीं हूँ कि मेरे होटल तोड़, मेरा पूरा वो करो तुम। इसी के बाहर बैठेंगे हम, आज धरना में बैठेंगे हम पूरी रात? हाँ, पूरी रात बैठेंगे हम धरने में। जब हमारे मांगे पूरे होंगे तभी उठेंगे हम यहाँ से। अब ये मामला सिर्फ जोशीमठ तक सीमित नहीं रह गया। सूचना है कि कर्णप्रयाग और टिहरी में भी जमीन धसकने और घरों में दरार पड़ने की घटनाएं हुई और यहाँ की जनता भी जोशीमठ जैसे हश्र को लेकर चिंतित है। रही बात NTPC की, जो जोशीमठ त्रासदी को लेकर सवालों के घेरे में है, तो फील्ड पर मौजूद ललन टॉप की टीम के मुताबिक अब एजेंसी कुछ भी कहने से कतरा रही है। दूसरी सुर्खी बनाई विवेक अग्निहोत्री ने। फिल्म डायरेक्टर, इन्होंने आज दावा किया कि 10 जनवरी को, जो ट्वीट के जरिए दावा किया, ऑस्कर्स 2023 को लेकर। ट्वीट में विवेक अग्निहोत्री लिखते हैं कि उनकी फिल्म द कश्मीर फाइल्स ऑस्कर 2023 के लिए पहली लिस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट हुई है। अब विवेक ने यह तो कह दिया, लेकिन इस बात में था एक झोल जिसे पकड़ लिया गया। पूरी बात यह है कि विवेक अग्निहोत्री जिस लिस्ट की बात कर रहे हैं उसे शॉर्ट लिस्ट नहीं बल्कि रिमाइंडर लिस्ट कहते हैं। ऑस्कर अवार्ड देने वाली द एकेडमी ने इस लिस्ट को लेकर अपनी वेबसाइट पर 9 जनवरी को प्रेस रिलीज जारी की थी। इसमें दुनिया भर की कुल 301 फिल्में शामिल हैं, जो 95 ये देखिए टंग ट्विस्ट है, क्योंकि एकेडमी अवार्ड का ये जो नंबर है इस बरस का वो 95 है, 95। इस एकेडमी अवार्ड्स के लिए एलिजिबल यानी योग्य मानी गई हैं एंट्री के लिए। एलिजिबल का मतलब यहाँ शॉर्ट लिस्ट नहीं होता है। इस लिस्ट के लिए कोई भी आवेदन कर सकता है, लेकिन आवेदन करने वाले व्यक्ति को कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होती हैं। इस पूरी प्रेस रिलीज में कहीं भी शॉर्टलिस्ट शब्द का जिक्र नहीं है, जैसा कि विवेक अग्निहोत्री दावा कर रहे हैं। आसान भाषा में समझें, विवेक की फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने सिर्फ ऑस्कर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा किया, यानी अपना फॉर्म दिया है। आपने फॉर्म दिया, हमने लिया, बात पूरी हो गई। लेकिन किसी फिल्म का शॉर्टलिस्ट होना बिल्कुल अलग प्रक्रिया है। और 95 नंबर के जो एकेडमी अवार्ड है, इसके लिए नॉमिनेशन की वोटिंग 12 से 17 जनवरी तक होगी। जो 301 फिल्में रिमाइंडर लिस्ट में रखी गई हैं, उनके लिए भी एकेडमी के एक्टिव मेंबर्स इसी पीरियड में वोटिंग करेंगे। इस वोटिंग के आधार पर अगर किसी का चुनाव होता है, तब फिल्म नॉमिनेशन लिस्ट में जगह बना पाएगी। ऑस्कर 2023 के फाइनल नॉमिनेशन की घोषणा 24 जनवरी 2023 को की जाएगी।
फिर 12 मार्च 2023 को ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी होगी, जहां नॉमिनेटेड फिल्मों में से विजेताओं को अवार्ड दिए जाएंगे। विवेक के ट्वीट से जो कन्फ्यूजन पैदा हुआ, अगर आप उसका विस्तृत फैक्ट चेक चाहते हैं तो ललन टॉप की फैक्ट चेक की जो सीरीज है पड़ताल, उसे आप देख सकते हैं। अगली सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। ये एक बार फिर तमिलनाडु से है, जहां गवर्नर और सरकार के बीच खटपट है जो थमने का नाम नहीं ले रही। कल गवर्नर बीच कार्रवाई में सदन चले गए। आज चेन्नई में उनके पोस्टर लगा दिए गए। हमने आपको बीते दिन सुर्खियों में बताया था कि तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि कार्रवाई के बीच से सदन छोड़कर चले गए, राष्ट्रगान के लिए भी नहीं रुके। दरअसल रवि ने द्रविड़ मॉडल, पेरियार, धर्मनिरपेक्षता और अम्बेडकर सहित कुछ शब्दों को अपने भाषण में नहीं पढ़ा, जिसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने राज्यपाल के भाषण को रोका और आपत्ति जताई कि रवि ने तैयार किए हुए भाषण के हिस्से जानबूझकर छोड़ दिए। DMK सूत्रों ने दावा किया कि भाषण का मसौदा 6 जनवरी को तैयार कर लिया गया था। अगले दिन मंजूरी दी गई थी, फिर भी उन्होंने भाषण नहीं पढ़ा, जिसके बाद सरकार ने प्रस्ताव पास कराया कि सदन के रिकॉर्ड पर सरकार का तैयार किया भाषण ही जाएगा। आज DMK समर्थकों ने चेन्नई में पोस्टर लगाए जिस पर लिखी इबारत का अंग्रेजी अनुवाद है गेट आउट रवि, यानी रवि बाहर जाओ। DMK का आरोप कि CM स्टालिन ने विवाद को टालने की काफी कोशिश की, लेकिन राज्यपाल RN रवि ने हद पार कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार में एक मंत्री ने कहा कि DMK जानती थी कि गवर्नर रवि के साथ समस्या हो सकती है और ऐसी अफवाहें भी थी कि वह द्रविडियन मॉडल जैसे शब्दों को छोड़ सकते हैं, लेकिन हमने नहीं सोचा था कि वो इतनी दूर चले जाएंगे कि तमिल समाज सुधारक, पेरियार और BR अम्बेडकर का नाम छोड़ दें। यह अस्वीकार्य था। इस पूरे विवाद पर अब तक राजभवन से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि भाजपा विधायक वंती श्रीनिवासन ने रवि का बचाव किया और उनके भाषण के बाद DMK सरकार द्वारा प्रस्तावित जो पारित प्रस्ताव है उसे राज्यपाल पर व्यक्तिगत हमला करार दिया। राजभवन ने प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन ऐसा कुछ जरूर किया जिसे DMK प्रतिक्रिया ही बता रही है। दरअसल राजभवन ने पोंगल के लिए जो निमंत्रण पत्र तैयार किया उसमें तमिलनाडु शासन की जगह भारत सरकार का लोगो लगा और राज्यपाल के लिए तमिजागा आलूनार शब्द का इस्तेमाल हुआ, यानी तमिजागम के राज्यपाल। रवि बीते दिनों सूबे का नाम तमिजागम करने का प्रस्ताव दे चुके हैं, जिसका धर्मी दलों ने जबरदस्त विरोध किया। विशेषकर DMK का कहना था कि सूबे का नाम तमिलनाडु है और इससे छेड़खानी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ये सूबाई अस्मिता का प्रश्न है। अगली सुर्खी पर आने के लिए सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि खबर बेंगलुरु एयरपोर्ट से आई है। इस शहर के ट्रैफिक को पार कर एयरपोर्ट तक पहुंचना हवाई यात्रा के एक बड़े पड़ाव को पार करने जैसा माना जाता है। 9 जनवरी के रोज भी 50 से ज्यादा यात्री इस पड़ाव को पार कर बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचे। वो दिल्ली जाने वाली गो फर्स्ट की फ्लाइट में टिकट बुक करा चुके थे। यात्री फिर रनवे पर ही पहुंचे बस में सवार होकर, लेकिन उन्होंने देखा कि उनका उड़न खटोला तो उड़ गया और वो अभी बस में ही सवार हैं सारे चेक इन और टिकट चेकिंग के बाद। आज का अपडेट क्या है? एयरलाइन कंपनी गोफर्स्ट को इस लापरवाही के लिए DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। DGCA ने कहा गो फर्स्ट नागरिक उड्डयन नियमों का पालन करने में फेल रहा। कंपनी कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, रिकनेक्शन और कंफर्मेशन में फेल साबित हुई। DGCA ने एयरलाइंस को जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है। यात्रियों को लिए बिना उड़ान भरने के मामले में गो फर्स्ट एयरलाइन ने माफी मांगी, साथ ही घटना से जुड़े सभी कर्मचारियों को रोस्टर से हटा दिया। एयरलाइन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि छूटे यात्रियों को दूसरी फ्लाइट से दिल्ली पहुंचाया गया, बड़ी मेहरबानी की। एक खबर और है एविएशन से। आज ही मॉस्को से गोवा आ रही फ्लाइट में बम होने की सूचना के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद फ्लाइट को जामनगर गुजरात में उतार लिया गया और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG ने फ्लाइट की सघन तलाशी ली। इसके बाद फ्लाइट को सुरक्षित घोषित कर दिया गया। आखिरी सुर्खी आई गुवाहाटी से और बनाई है स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने। इंडिया और श्रीलंका के बीच पहला वनडे गुवाहाटी के बरसापाड़ा स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में खेलते हुए विराट ने 113 रन बनाए। अब विराट के वनडे में 45 शतक हो गए हैं। उन्होंने भारत में 20 वनडे सेंचुरीज पूरी कर ली हैं। सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है होम ग्राउंड पर सेंचुरीज के मामले में। एक्सपर्ट्स का जो कहना है मैच के बारे में, फॉर्म के बारे में, वो तो आप सुनते ही हैं, लेकिन रिकॉर्ड की जानकारी रखने वालों ने ये बताया कि दुनिया में सिर्फ 2 ही क्रिकेटर हैं जिनके अपनी होम कंट्री में 20 शतक हैं, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली। और कमाल की बात यह है कि विराट अभी भी खेल रहे हैं, यानी कई नए रिकॉर्ड उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आप इंतज़ार करिए अगले दिन की सुर्खियों का। इसके अलावा रोज़ शाम को ललन टॉप के जो न्यूज़ से जुड़े शोज़ होते हैं वो ज़रूर देखिए। ललन टॉप शो, दिन की एक बड़ी खबर का विस्तृत विश्लेषण एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत के आधार पर। दुनियादारी, दिन की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर पर विस्तार से किस्सा गोई और विश्लेषण के अंदाज में बात। सोशल लिस्ट, दिन भर की सोशल मीडिया की खबरें आपको एक ही जगह मिलेंगी, चुटीले अंदाज में, जिसे प्रस्तुत करते हैं आशीष। इसके अलावा भी कई शोज़ हैं, सुर्खियां तो है ही, ये शो जिसमें आपको दिन भर की 5 बड़ी खबरें एक ही जगह मिल जाती हैं। ललन टॉप पर खबरों का ये सिलसिला चलता रहेगा। शुक्रिया, शुभ रात्रि।